नमस्कार। आज की क्लास में हम जो प्रस्तावना का कुछ हिस्सा बच रहा था, देखेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में पिछली क्लास में आपका हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, कुछ चीज़ें रह गई थी, वो देखते हैं अभी। ये चित्र के माध्यम से आपको समझाया था कि प्रस्तावना संविधान के आगे लगा हुआ एक पेज है, जिसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ की आपको रीडिंग कराई थी। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते समय इस तरीके का वर्गीकरण किया था हमने कि प्रस्तावना क्या है, क्यों है, उसकी उपयोगिता क्या है, संविधान का अंग माने या नहीं माने, क्या किया गया है, प्रवर्तनीय है या नहीं है, संशोधन प्रस्तावना में हो सकता है या नहीं हो सकता। इस तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। उपयोगिता जब पढ़ रहे थे तो उपयोगिता में ये चीज़ें पढ़ चुके थे कि उपयोगिता संप्रभुता का स्रोत हमें प्रस्तावना से पता चलता है, ऐतिहासिक महत्व है, एक दिनांक दे रखी है, संविधान की व्याख्या जो है को करने में सहायक व्याख्या करने में सहायक है प्रस्तावना। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी, उसकी विशेषताएं क्या हैं, सारी प्रस्तावना में दे रखी हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट था कि संविधान के उद्देश्यों का परिचय, ये नहीं पढ़ा था, तो यहाँ से हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। तो संविधान के उद्देश्य आप देखिए, संविधान के उद्देश्य दे रखे हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इनको एक शब्दों को एक बार आप प्रस्तावना में वापस देख लीजिए। यहाँ देखा था हमने कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी तीन उद्देश्य तो ये हो गए संविधान के कि नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और क्या सुनिश्चित करानी है, समता। आखिरी चीज इसमें है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ जो बंधुता है, ये चौथा आपका इसका संविधान का उद्देश्य आ गया। अभी इनको डिटेल से पढ़ते हैं, ये शब्द आपको यहाँ वापस दिखाए गए हैं। तो संविधान के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य है न्याय। न्याय को आप देखेंगे तो इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिस। अब न्याय दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में रहता है कि अदालत है और पनिशमेंट मिल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यहाँ जो ध्यान रखना है, न्याय से संबंधित दो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत। एक तो है प्रतिकारी न्याय, या कौन सा न्याय, कानूनी न्याय, जो आप समझ रहे हैं। प्रतिकारी न्याय या कानूनी न्याय यह कहता है कि यदि किसी ने अपराध किया है तो क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और प्रतिकारी सिद्धांत ये कहता है कि अपराध के बराबर सजा, यानी इक्वल क्राइम के लिए इक्वल पनिशमेंट मिलना चाहिए। तभी इस सिद्धांत के अनुसार यदि मर्डर का केस है तो उसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। यानी ये सिद्धांत ये कह रहा है कि जितना जितना नुकसान पीड़ित को हुआ है उसी के बराबर नुकसान हमें किसे करना चाहिए, अपराधी को। तो ये इक्वल रखने की कोशिश करता है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट्रीब्यूटिव या लीगल जस्टिस। प्रस्तावना के अंदर इस न्याय की बात नहीं की गई है। एक और न्याय होता है जिसे बोलते हैं वितरण मूलक न्याय, इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वितरण मूलक न्याय का मतलब है जितने भी संसाधन हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, न्यायपूर्वक वितरण होना चाहिए। अब न्यायपूर्ण कैसे, आप देखेंगे संसाधनों को हम बांट सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये नाम मैंने इसलिए उठाए हैं क्योंकि आप देखिए प्रस्तावना में ये शब्द हैं। न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसकी भी छोटी ट्रिक बना के याद कर लेते हैं, ऐसे आर याद कर लो, सार। अब इनकी हिंदी बनानी पड़ेगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो कि कौन से न्याय की बात की गई। अब इसमें आगे देखेंगे, यहाँ न्याय का अर्थ समझ में आया कि वितरण के स्तर पर न्याय होना चाहिए, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। अब न्यायपूर्ण वितरण कैसे, सामाजिक वितरण। आप देखते होंगे कुछ वर्ग अभी भी पिछड़े हुए हैं, मुख्य धारा से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए सरकार के प्रयास रहते हैं आरक्षण की व्यवस्था। वैसे ही महिला वर्ग जो है वो यदि पिछड़ा हुआ है तो महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। यानी वितरण जो है समाज में क्या किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, न्यायपूर्ण किया जा रहा है। तो ये सामाजिक वितरण हो गया। उसके बाद आर्थिक संसाधनों की बात करेंगे तो आर्थिक संसाधनों में भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि आर्थिक संसाधन एक छोटे वर्ग के पास इकट्ठे ना हो जाए। इसलिए आप देखते होंगे जो टैक्स का प्रावधान यानी कर का प्रावधान है वो इसीलिए है
ताकि जिनकी आय ज़्यादा है वो कर से जो अपनी आमदनी है वो सरकार को जमा कराएं और सरकार उनसे फिर कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है, जिससे वही जो आर्थिक संसाधन है उसका बंटवारा वंचित वर्गों में होता है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि आर्थिक संसाधनों को भी न्यायपूर्वक उनका वितरण किया जा रहा है। राजनीतिक में भी देखेंगे कि राजनीतिक में जो वर्ग जो हैं वंचित वर्ग, उनको आरक्षण दिया जाता है, राजनीतिक आरक्षण भी होता है। उसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ आपने न्याय के बारे में तीन चीज़ें आपको, तीन तो ये शब्द याद रखने हैं कि प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ न्याय प्रतिकारी न्याय नहीं है, यहाँ वितरण मूलक न्याय की बात की गई है। उसके बाद आगे देखेंगे अगला जो उद्देश्य था संविधान का प्रस्तावना के अंदर, वो था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है नागरिकों को, तो वो जो प्रस्तावना में दे रखी है वो याद रखनी है आपको। एक तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो इन सबको आप ध्यान रखें। उसके बाद अगला है समता। अगला उद्देश्य समता, जिसको हम इक्वलिटी बोलते हैं। अब समानता किस चीज़ की दे रखी है उसको ध्यान रखिए। समानता दे रखी है आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी देश के सभी नागरिकों को यदि वह समान अहर्ता रखते हैं, अहर्ता यानी क्वालिफिकेशन, तो उनको अवसर भी क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। इसका सिंपल सा उदाहरण याद रख सकते हो आप। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, उसके लिए यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो सभी को बराबर, जिन जिन लोगों के पास क्वालिफिकेशन है तो उन सबको बराबर चांसेस हैं उसमें। तो अवसर की क्या है, समानता। उसके बाद यदि आपको अवसर प्राप्त करने के बाद प्रतिष्ठा जो है हर पद पे क्या होनी चाहिए, बराबर। तो प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा और अवसर, इसमें किसकी, उसको क्या बताया गया है कि इनमें समानता होनी चाहिए। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि समता किसकी, तो ध्यान रखना है अवसर और प्रतिष्ठा की। अगली चीज दे रखी है बंधुत्व। संविधान का उद्देश्य जो प्रस्तावना में दे रखा है वो है बंधुत्व। बंधुत्व यानी भाईचारा। अब भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि एक तो व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो, इसको ठेस नहीं पहुंचे। दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है ये सुनिश्चित हो। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है। व्यक्तिगत स्तर पे तो ध्यान रखेंगे गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा वाला बंधुत्व जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा, किसमें, प्रस्तावना में दे रखा है। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। हमने इसका पूरा वर्गीकरण करके पढ़ लिया है। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं आपको, आप पंचायत है, उनके जो निर्णय आते हैं तो उसमें सीधी सी बात है, भाईचारे या बंधुत्व को ठेस पहुंच रही है और व्यक्ति की गरिमा जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। तो ये सारे हमारे संविधान के उद्देश्य हैं जो प्रस्तावना में दे रखे हैं। के बाद आगे हम अगली चीज देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। अब इस पे विवाद क्यों होने लगा, क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू में चित्र में देखा था, आपको बताया था कि उस चित्र में आप पा रहे थे कि भाग यहाँ रह गए अंदर और अनुच्छेद भी यहाँ रह गए। तो प्रस्तावना ना तो किसी भाग में है ना किसी अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे यह बहस छिड़ गई कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए, संविधान का हिस्सा माना जाए या नहीं माना जाए। ये तो आगे एक पेज लगा रखा है। तो इस पे वाद होने पे कुछ हमें फेमस जो केस हैं वो याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले एक बेरूबारी संघ वाद हुआ था 1960 का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि भाग नहीं है। ये चीज़ें एक बार वापस बता देती हूँ मैं आपको। संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, में ये बताया था कि संवैधानिक पीठ नॉर्मली नहीं बैठती है। संवैधानिक पीठ यदि संविधान से संबंधित कोई सारवान प्रश्न उठ खड़ा होता है, यानी संविधान में, संविधान के अंदर जो प्रावधान है उनसे संबंधित कोई वाद विवाद हो जाते हैं, तो उनको सलटाने के लिए या उन पे व्याख्या देने के लिए सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ बैठाता है। और संवैधानिक पीठ में सुप्रीम कोर्ट के मिनिमम कितने जजेस होते हैं, 5 जजेस। 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन न्यूनतम कितने चाहिए, 5। तभी संवैधानिक पीठ मानी जाएगी ये। और संवैधानिक पीठ का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। अगर इस फैसले को बदलना है,
निर्णय को बदलना है तो उससे बड़ी पीठ बैठनी चाहिए। बड़ी का मतलब इसमें जजेस की संख्या और ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब ये अलग अलग वाद आए हैं, इन सब में संवैधानिक पीठ बैठी है। तो बेरूबारी संघवाद में ये जो विवाद हो रहा था बार बार कि संविधान प्रस्तावना को भाग माना जाए या नहीं माना जाए, तो ये वाद था 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यानी संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया कि भाग नहीं है, हिस्सा है ही नहीं। उसके बाद में ये बात है 1960 की। 1973 के अंदर एक संवैधानिक पीठ और बैठी, कौन से केस के अंदर? केशवानंद भारती वाद में। आप जब सुप्रीम कोर्ट आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो दिए हुए निर्णय हैं उन पर पुनर्विचार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार निर्णय दे दिया और वो फाइनल है। तो इसने पुनर्विचार किया गया इसी फैसले पे। और केशवानंद भारती वाद में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। अब आप आगे भी पढ़ेंगे कि केशवानंद भारती केस में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, इसमें 13 जजेस बैठे थे। वही बात है कि इसका जो फैसला है उसको पलट दिया गया और क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसी के बाद में एक और वाद हुआ था, एसआर बम्बई वाद 1994 का है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अब यहाँ तसल्ली से पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है? अभिन्न अंग यानी भिन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार एग्जाम में आता है तो जल्दबाजी में अपन गलत कर देते हैं, अभिन्न का मतलब भिन्न मान लेते हैं। ध्यान रखिए, अभिन्न अंग है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ वाद हैं जो हमें इसमें ध्यान रखने हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। भाग क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि ये आगे पेज लगा हुआ था, अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है यानी भाग और अनुच्छेद से इनका कोई संबंध नहीं था। तो 3 केसेस हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, संवैधानिक पीठ ध्यान रखेंगे। के बाद अगला प्रश्न ये उठा कि प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, यानी इसमें संशोधन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 से आगे पूरा डिटेल से पढ़ा जाएगा। 368 के तहत संसद को ये शक्ति है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अब संविधान में जो संशोधन कर सकती है उसके मामले में भी कई केस आए। सबसे पहले एक मामला हुआ गोलकनाथ मामला 1967। इस मामले में क्या कहा गया कि संसद कुछ प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। अब कुछ प्रावधान उस टाइम लिए गए फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती संसद। फिर 24वां संविधान संशोधन आया 1971 का। इसमें फैसला आया, इस संशोधन में क्या लिखा गया कि संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है। ये ध्यान रखना है, कुछ भी का मतलब कहीं से भी संशोधन कर सकती है। 71 के बाद 73 में फिर वो याद रखना है, केशवानंद भारती वाद 1973 का। यहाँ आपको ध्यान रखना है 368 में संशोधन का यहाँ जो फैसला आया, इस पीठ ने जो फैसला दिया, इसने यहाँ संसद की जो शक्तियां हैं ना वो असीमित हो गई थी। यहाँ क्या कहा गया कि संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है, यानी यहाँ संसद सर्वोपरि हो गई। जबकि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि सर्वोपरि या सबसे ऊपर जो कानून है, सबसे प्राथमिक कानून है, वो कौन है? संविधान। और एक चीज़ आपको और बताई थी, संविधान में लिखे प्रावधानों के अनुसार हमारी शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। उसके लिए कौन देखरेख करता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान का क्या कर रहा है? संरक्षण कर रहा है। तो यहाँ देखा गया कि संशोधन करा दिया संसद ने, और क्या लिखा कि संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है, यानी संसद की पावर असीमित हो गई थी। केशवानंद भारती केस में वापस पावर को थोड़ा सीमित किया गया, नहीं तो संसद हावी हो जाती। उसमें क्या लिखा कि 368 में संशोधन का अधिकार तो है, यानी ये जो संविधान लिखा हुआ है पूरा, इसमें कुछ फेरबदल तो आप कर सकते हो कुछ प्रावधानों में, लेकिन आप पुनर्लेखन नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। इस लाइन का मतलब तो ये हो गया कि संविधान पकड़ा दिया गया संसद को, और संसद की इच्छा हुई तो संसद पूरा संविधान पलट सकती है। जबकि फिर केशवानंद भारती केस में सही किया गया, इस पावर को थोड़ा वापस सीमित किया गया। संशोधन का अधिकार है लेकिन पुनर्लेखन का अधिकार नहीं है कि पूरा ही पलट दे। आगे इन्होंने क्या कहा केशवानंद भारती केस में कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। तो हमारे टॉपिक के हिसाब से यहाँ से इसका उत्तर आ चुका है कि किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। और प्रस्तावना को हमने पीछे ही देखा है कि प्रस्तावना भाग है, संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है।
आगे लिखा किंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये मूल ढांचा जो शब्द है ये केशवानंद भारती केस में आया है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या कहा कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, बाकी किसी भी हिस्से में कर सकती है। अब मूल ढांचा क्या है इसकी परिभाषा अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। तो इस चीज़ को एक बार वापस देख लीजिए। क्या देखा हमने कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो संशोधन की थोड़ी सी पूरी स्टोरी पढ़ी कि अनुच्छेद 368 है, उसमें संसद को ये शक्ति दे रखी है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इस केस में सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, गोलकनाथ मामला 1967, इसके अंदर ये फैसला आया कि संसद कुछ प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। जैसे इसमें मूलभूत अधिकारों को अलग रखा गया, मूलभूत अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती संसद। 24वें संविधान संशोधन, इसमें 1971 में क्या संशोधन किया गया कि संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है। ये कुछ भी से जो इसकी पावर है वो अनलिमिटेड हो गई संसद की। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट में फिर केशवानंद भारतीवाद में क्या आया कि 368 में संशोधन का अधिकार तो है संसद को, लेकिन ये कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि पुनर्लेखन कर दे, तो पुनर्लेखन का अधिकार नहीं है। फिर कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, इसका मतलब प्रस्तावना में कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में नहीं कर सकती। ये मूल ढांचे का जो कंसेप्ट है, ये थ्योरी है, ये कहाँ से आई है, केशवानंद भारतीवाद के बाद आई है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको पता चला कि यहाँ कह दिया गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो संशोधन हो सकता है, तो आप देखोगे ये 1973 की बात है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, सबसे बड़ा संविधान संशोधन। उसमें ये आपस जोड़ा गया था, 3 शब्द याद किए थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। तो ये पूरी जब बहस खत्म हुई कि भाग है या नहीं है, संशोधन हो सकता है नहीं हो सकता, उसके बाद प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और 3 शब्द जोड़े गए हैं। और एक जानकारी और ध्यान रखनी है आपको, इसमें प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन, जो कि 42वां संविधान संशोधन है। उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे एक चीज और, प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं है। यहाँ यदि अब इस शब्द का अर्थ समझेंगे, ये शब्द बहुत बार आएगा आगे। प्रवर्तनीय इंग्लिश में है एनफोर्सेबल, यानी इसको लागू कराया जा सकता है या नहीं। प्रवर्तनीय का अर्थ होता है कोर्ट के माध्यम से आप लागू करा सकते हो या नहीं करा सकते हो। कोर्ट के माध्यम से यदि लागू कराने की शक्ति है तो प्रवर्तनीय है, नहीं है तो अप्रवर्तनीय। तो थोड़ा और आगे समझेंगे, अभी आ जाएगा समझ में। जैसे हमें मूल अधिकार दे रखे हैं, मूल अधिकारों की पूरी चर्चा है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, भाग है 3। तो भाग 3 में जो ये अनुच्छेदों में हमें मूल अधिकार बता रखे हैं, इसी में एक मूल अधिकार है हमारे पास अनुच्छेद 32 के अंदर। उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दे रहा है, मतलब किसी भी आम नागरिक का यदि मूल अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे मूल अधिकार दिलाना सुनिश्चित करता है। यानी आपको ये पता चला कि कोर्ट के द्वारा लागू करवा सकते हो, इसका मतलब हमारे मूल अधिकार कैसे हैं, प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल है, उनको लागू करवाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 3 के बाद भाग 4 में पढ़ेंगे अपन। यहाँ यदि आप देखोगे तो ये 36 से 51, 36 से 51 के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं। ये राज्यों को निर्देश दिए गए, नाम से पता चल रहा है। एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किसको निर्देश दिए गए हैं, राज्यों को। यदि अब राज्य इनको लागू करे या नहीं करे उसके बारे में यहाँ लिख रखा है, इन्हीं में अनुच्छेद है 36 के बाद 37, ये थोड़ी गलती है, यहाँ 36 है, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत महत्व के होते हुए भी कैसे हैं, अप्रवर्तनीय, यानी इनको लागू नहीं कराया जा सकता कोर्ट के माध्यम से। अभी मैंने ये शब्द जो काम लिया मूलभूत महत्व के होते हुए भी, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि संविधान में मूलभूत महत्व का किसे माना है। तो अधिकतर हम लोग क्या टिक लगा देते हैं कि मूल अधिकारों को मूलभूत महत्व का माना है, जबकि अनुच्छेद 37 में 9 लिखी हुई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत महत्व के होते हुए भी कैसे हैं, अप्रवर्तनीय हैं, इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
उसके बाद आगे देखें मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में भी हमने पढ़ा था कि शुरू में मूल कर्तव्य मूल संविधान में हमें नहीं दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए और कौन से अनुच्छेद में लिखे गए? 51 क में। अब इनके बारे में मूल कर्तव्य किसे निभाने होते हैं? नागरिकों को। अब इनको यदि हम मूल कर्तव्यों का पालन करें या नहीं करें तो क्या इनको कोर्ट से लागू करवाया जा सकता है? तो संविधान में कुछ भी नहीं लिखा कि प्रवर्तनीय है या नहीं है। यही हालत प्रस्तावना की है कि प्रस्तावना के बारे में भी कुछ नहीं लिख रखा, इसको आप लागू करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो। इसका मतलब प्रस्तावना भी अप्रवर्तनीय है और मूल कर्तव्य भी कैसे हैं? अप्रवर्तनीय। तो इसको देख लीजिए एक बार, क्या क्वेश्चन था कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं है। तो मेन चीज आपको ये प्रवर्तनीय शब्द समझना, आगे बहुत बार आएगा। प्रवर्तनीय का अर्थ इंग्लिश शब्द बताया आपको एनफोर्सेबल, यानी कोर्ट से लागू कराने की क्षमता। कोई चीज़ यदि आपको दे रखी है संविधान में और उसको लागू करवा सकते हो आप कोर्ट से तो वो प्रवर्तनीय है, नहीं करा सकते हो तो वो अप्रवर्तनीय है। तो मूल अधिकार, यदि आपके मूल अधिकार छीने जाते हैं तो आप अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपको मूल अधिकार सुनिश्चित कराएगा। तो मूल अधिकार कैसे हैं? प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 37 के अंदर साफ लिखा हुआ है मूलभूत महत्व के होते हुए भी कैसे हैं? अप्रवर्तनीय है। मूल कर्तव्य, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, प्रस्तावना के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये दोनों ही चीजें क्या हैं? अप्रवर्तनीय। ये शब्द भी समझा दिया, इसके साथ ये और क्वेश्चंस भी आपके हो गए। तो यहाँ हमारा जो प्रस्तावना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसकी अगली क्लास में हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो 3 क्लासेस हुई हैं, शुरुआती संविधान का परिचय, दूसरा हम देख ली है प्रस्तावना जिनको हमने 2 क्लासेस में पढ़ा है, उसके बाद अनुसूचियाँ जो 1 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। फिर इनके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर उनकी एक क्लास ली जाएगी। अब एक बार आप इसको रिपीट कर लीजिए जो आज की क्लास पढ़ाई है। तो प्रस्तावना की दूसरी क्लास थी ये, इसमें आपने देखा था चित्र में आगे ध्यान रखना है कि एक पेज लगा हुआ है आगे और इसका वर्गीकरण ऐसे करके पढ़ा। अब देखिए सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। प्रस्तावना क्या है? संविधान के मूल दर्शन की अभिव्यक्ति है। उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। क्यों बनाई गई? यूएसए से प्रभावित होकर। किसी भी दस्तावेज से पहले उसकी मूल विचारधारा आनी चाहिए, इसलिए लगाई है। उपयोगिता पूरी पढ़ ली। आज ही पढ़ा है संविधान का अंग है या नहीं है, प्रवर्तनीय है अप्रवर्तनीय है, या संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। उपयोगिता में सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हमने, ये आपको पूरी रीडिंग करा दी। इसमें हिंदी वाली तारीख भी ढंग से याद करके जाएं। फिर उपयोगिता देख ली, संप्रभुता का स्रोत, संप्रभुता का अर्थ भी बता दिया था। फिर ऐतिहासिक महत्व संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति बता दी। आज यहाँ से पढ़ा था न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इसमें आपने ये चीजें देखी थी कि न्याय कौन सा वाला है? वितरण मूलक न्याय है, प्रतिकारी न्याय की बात नहीं की जा रही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। तो प्रस्तावना में इस न्याय की बात की है और यहाँ ट्रिक से याद करना है सार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। स्वतंत्रता, 5 नाम याद कीजिए आप, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, इनकी स्वतंत्रता दे रखी है नागरिकों। समता पढ़ना है, समता समानता किस चीज़ की? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। बंधुत्व, भाईचारा, ऐसा भाईचारा होना चाहिए कि व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। उसके बाद अगला हमने पढ़ा था प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इस बात पर जो बहस हुई उसमें 3 आपको मुख्य वाद याद रखने हैं। सबसे पहले बेरूबारी संघवाद 1960 का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस 1973 में आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? संविधान का भाग है। यही कह दिया था कि संविधान का भाग है तो इसमें भी संशोधन हो सकता है। फिर एसआर बम्बईवाद 1994, फिर से कहा गया प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इस नाम को ढंग से याद रखना। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये बेसिक सी जानकारी क्या ली कि अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति है। इससे संबंधित कुछ मामले आए। गोलकनाथ मामला 1967 में क्या कहता है कि संसद कुछ प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। कौन से? मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद 1971 में
24वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें ये लिखा दिया कि संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है। अब ये कुछ भी जो है ये संसद को अनलिमिटेड पावर दे देता है। फिर केशवानंद भारती केस ने इसको फिर ठीक किया 1973 के अंदर। इसमें कहा गया कि 368 में संसद को संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन पुनर्लेखन का अधिकार नहीं है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में नहीं। तो मूल ढांचे की जो चोरी है वो कहाँ से आई है? केशवानंद भारती केस से। और ये काम होने के बाद कि किसी भी हिस्से में कर सकती है, तो प्रस्तावना में फिर संशोधन किया गया 1976 में, 3 शब्द जोड़े गए और अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। के बाद था प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं है। प्रवर्तनीय यानी कोर्ट से लागू कराने की क्षमता। में ध्यान रखना है, मूल अधिकार हमें 12 से 35 दे रखे हैं। इसमें अनुच्छेद 32 में किसी भी नागरिक का यदि मूल अधिकार छीना जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको सुनिश्चित करा सकता है। यानी मूल अधिकार कैसे हैं? प्रवर्तनीय हैं। ये अनुच्छेद 32 से पता चल रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें अनुच्छेद 37 देखोगे तो वहाँ साफ साफ लिख रखा है मूलभूत महत्व के होते हुए भी कैसे हैं अप्रवर्तनीय लागू नहीं करा जा सकते। मूल कर्तव्य 51 क में कुछ नहीं लिख रखा। 51 क में पूरे मूल कर्तव्य हैं अपने, कुछ नहीं लिख रखा कि लागू करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, यानी प्रवर्तनीय अप्रवर्तनीय। प्रस्तावना के बारे में भी कुछ नहीं लिखा, यानी ये भी कैसी है? अप्रवर्तनीय। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद। अगला चैप्टर हम लोग अनुसूचियां लेंगे।